हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेब गुरुकुल में आपका स्वागत है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने केंद्रक के पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग केंद्रक और कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक में क्या क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ठीक है। जब हम लोग इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने समझा था कि ये पूरे कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है कौन? तो केंद्रक करता है, ठीक है। अब इसी केंद्रक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस न्यूक्लियस को न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिच मिसर ने किया था। इस न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिच मिसर ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1868 में किया था। कब किया था? फ्रेडरिच मिसर ने इसका खोज 1868 में किया था, ठीक है। जो कि एक न्यूक्लिक जो एसिड है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये केंद्रक है, यही है, इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब इसी न्यूक्लिक अम्ल के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं हम उसी के बारे में अभी समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इस न्यूक्लिक अम्ल में गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम हम जिसे कहते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ठीक है। आइए इस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग समझते हैं। ये क्रोमोसोम जो है एक प्रकार से सीजर के आकार का बना होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर वाले भाग को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमर कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं, ठीक है। ये हमने किसके बारे में चर्चा किया? तो ये हमने गुणसूत्र के बारे में चर्चा किया। गुणसूत्र में ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, और इसके नीचे वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, और सबसे नीचे वाले भाग को टेलोमर कहते हैं, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, ठीक है। इसका खोज ये जो गुणसूत्र है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो है यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इस न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था? फ्रेडरिच मिसर ने किया था। कब किया था? 1868 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो गुणसूत्र है इसकी संख्या हम में कितनी पाई जाती है। तो गुणसूत्र की संख्या मानव में 46 होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। यही इसी गुणसूत्र की संख्या की जोड़ा में बात करेगा, कितना जोड़ा पाया जाता है हम लोगों में, यानी मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो गुणसूत्र है इसको, और इसमें और कोई चीज निकलेगा इसको खींचने के बाद, ठीक है, जिसको हम समझते हैं। इस गुणसूत्र में और डीएनए पाया गया, ठीक है। जब वैज्ञानिक ने इसको खींच करके देखा तो इसमें डीएनए का अवलोकन मिला, डीएनए का अवलोकन मिला, ठीक है। इस डीएनए के बारे में सबसे पहले किसी जिसने देखा था, यानी उसने खोज नहीं किया था, सिर्फ ये बताया था कि डीएनए कोई चीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए को किसने देखा, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए को देखा था वाटसन नहीं, कार्ल्सबर्ग ने देखा था। किसको देखा था? तो डीएनए को, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को किसने देखा? कार्ल्सबर्ग ने। तो इसको पूछता कैसे है कि डीएनए का अवलोकन किसने किया है? तो कार्ल्सबर्ग ने। डीएनए का अवलोकन किसने किया है? कार्ल्सबर्ग ने किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए का खोज किसने किया है? तो डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया है। वाटसन एवं क्रिक ने किया है, ठीक है। इस डीएनए का खोज किसने किया है? वाटसन एवं क्रिक ने किया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो डीएनए है इसका खोज तो वाटसन एवं क्रिक ने कर दिया, ठीक। अब एक और वैज्ञानिक आया तो इस डीएनए में से खींच करके और चीज निकाला, ठीक है, जिसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। तो जीन का खोज किसने किया? तो जोहानसन ने किया। जीन का खोज किसने किया है? जोहानसन ने। इसे जीन कहते हैं। जीन का खोज जोहानसन ने किया। जीन का खोज किसने किया? जोहानसन ने, ठीक है। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। पहले बताइए, गुणसूत्र का खोज किसने किया है? तो वाल्डेयर ने। ये हमने नहीं लिखा, आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर, ठीक है। गुणसूत्र का खोज किसने किया है? वाल्डेयर ने किया, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्डेयर ने किया, ठीक। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र में क्या पाया गया? डीएनए, ठीक है। डीएनए का खोज किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। इसका अवलोकन किसने किया? तो कार्लसबर्ग ने किया, ठीक है। इसमें पाया जाता है जीन। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। तो जीन को का खोज किसने किया? जोहानसन ने किया, ठीक। अब हम डीएनए के बारे में और विस्तृत रूप से समझते हैं कि डीएनए होता क्या है, ठीक है। डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इस डीएनए के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। डीएनए के एक और नाम से जानते हैं हम, जिसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक भाग को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। एक भाग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। दूसरे भाग को फास्फेट कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? फास्फेट, ठीक है। अब वहां फास्फेट नहीं बढ़ता है आगे चल करके। अब हम लोग बांटते हैं न्यूक्लियोसाइड को, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो है आगे चल करके दो भाग में बढ़ता है। एक को कहते हैं हम लोग सुगर। एक को क्या कहते हैं? सुगर। और दूसरे को कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, ठीक है। शुगर जो है आगे चल करके दो भाग में बढ़ता है, ठीक है। एक भाग को हम लोग कहते हैं, शुगर जो है आगे चल कितने भाग में बढ़ता है? दो भाग में। एक भाग को हम लोग कहते हैं राइबो शुगर। राइबोज शुगर। और दूसरे भाग को डाईऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरे भाग को क्या कहते हैं? डाईऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस नाइट्रोजन बेस को कितने भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन बेस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्यूरिन। एक को क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं, ठीक है। और दूसरे भाग को पाइरिडिनिन कहते हैं। पाइरेडिन, ठीक है। दूसरे भाग को क्या कहते हैं? पाइरेमैडिन, ठीक है। दूसरे भाग को पाइरेमैडिन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस प्यूरिन को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। प्यूरिन को कितने भाग में? दो भाग में। एक को कहते हैं एडिनिन। एक को क्या कहते हैं? एडिनिन। एडिनिन, ठीक है। और दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को कहते हैं गुआनिन। गुआनिन, ठीक है। प्यूरिन को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक को कहते हैं एडेनिन, दूसरे को कहते हैं गुआनिन, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाइरेमैडिन को कितने भाग में बांटते हैं। पाइरेमैडिन को भी दो भाग में बांटते हैं, ठीक है।
एक को कहते हैं साइटोसिन, साइटोसिन, और दूसरे भाग को कहते हैं थाइमिन, थाइमिन। ठीक है, ये हम लोगों ने जितना लिखा है ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, लेकिन मेन हम लोगों को मतलब किससे है, तो ये इन चारों से। ठीक है, एक तो एडेनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा थाइमिन। ठीक है, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में हम लोग किससे मतलब है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, क्यों मतलब है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो पूछता है एग्जाम में इसी से पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करता है कि बताइए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है। ठीक है, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की जब बात करेगा तो एडेनिन और साइटोसिन के बीच में बनता है। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन नहीं, सॉरी जी, ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में। ठीक है, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा नीचे, हाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में। ये हमने दो को चिन्ह दे दिया है, दो चिन्ह देने का मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऐसे लिखने का मतलब समझिएगा आप लोग कि हाइड्रोजन की बात किया जा रहा है और बॉन्ड का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन और साइटोसिन के बीच बनता है, जी और सी के बीच। जी और सी लिखने का मतलब, जी का मतलब गुआनिन और साइटोसिन का मतलब, सी का मतलब साइटोसिन। ठीक है, एक बार हम इन सबको रिपीट कर लेते हैं, आप लोग एक अलग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, डीएनए को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और दूसरे को कहते हैं फास्फेट। ठीक है, अब फास्फेट आगे चल करके वहीं तक रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। न्यूक्लियोसाइड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं शुगर और दूसरे को कहते हैं नाइट्रोजन बेस। शुगर को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं राइबोज शुगर, दूसरे को कहते हैं डाईऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को कहते हैं पायरेमेडिन। दूसरे को क्या कहते हैं, पायरेमेडिन। प्यूरिन को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जिसमें एक को कहते हैं एडिनिन और दूसरे को गुआनिन कहते हैं। ठीक है, और पायरेमेडिन को भी दो भाग में बांटते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं साइटोसिन और दूसरे को थाइमिन कहते हैं। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच बनता है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने डीएनए के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि डीएनए के बारे में और क्या चीजें होती है। ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं। चलिए आइए, अभी हमने कुछ ही पहले समझा था कि गुणसूत्र जो होता है उसके अंदर डीएनए पाया गया है। ठीक है, उसी डीएनए के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, ये डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, कितना, तो 10-10 गो न्यूक्लियोटाइड। हर एक में कितना संख्या रहेगा, हमने गिन कर ये चिन्ह नहीं लगाया है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, हर एक में कितने न्यूक्लियोटाइड, 10-10 गो होता है। ठीक है, इसको डीएनए को हम लोग के डीएनए के ये स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। डीएनए डबल स्टैंडर्ड कहने का मतलब दो गो रस्सी से ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, दो गो रस्सी एक ही में फेरा बनाती है, उससे हम क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड। तो देखिए ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीएनए के एक फेरा की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के एक फेरा यानी कि एक टर्म की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के एक टर्म यानी कि फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
डीएनए की एक फेरा की लंबाई कितनी होती है? एक फेरा मतलब यहाँ से एक रस्सी का जो ऐंठन होता है ना, उसी का बात कर रहे हैं। तो एक रस्सी का ऐंठन की लंबाई यानी कि एक डीएनए के एक फेरा की लंबाई, तो डीएनए की एक फेरा की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएनए में जो जीन पाया गया है वो कहाँ होता है, तो इसी को हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, जो एक फेरा होता है इसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, इस 10 न्यूक्लियोटाइड जो इसमें होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, इसको समझते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये डीएनए के बारे में आप लोग को हमेशा याद रखना है। डीएनए कैसा होता है? तो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि दोहरी रस्सी का एक बंधन होता है। ठीक है, डीएनए के एक फेरा की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जो चीन देख रहे हैं ना, इसकी संख्या 10 होनी चाहिए। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने डीएनए के बारे में समझा। अब डीएनए के बारे में एक और चीज समझते हैं कि डीएनए के अंदर जो एक निश्चित, एक बार इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा लेते हैं। ठीक है, या फिर इधर आप लोग को दिखेगा, इधर समझते हैं। ठीक है, डीएनए नहीं, डीएनए में पाए गए निश्चित अनुपात डीएनए में पाए गए क्षार के निश्चित अनुपात को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बार लिख दिए, हम एक बार आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि डीएनए में क्षार का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में क्षार का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। उस क्षार के निश्चित अनुपात को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? डीएनए में क्षार का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, उस डीएनए के क्षार के निश्चित अनुपात को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, इसका खोज किसने किया था, इसको समझते हैं। तो इसका खोज एलेक जेफ्रेज ने किया था। इसका खोज किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने किया था। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। तो डीएनए में पाए गए क्षार के निश्चित अनुपात को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक है, और डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया था? तो डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीएनए को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि डीएनए को भारत में किसने लाया? तो डीएनए को भारत में डॉक्टर लालजी सिंह ने लाया। डीएनए को भारत
में लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। ठीक है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में किसने लाया? तो डॉक्टर लालजी सिंह ने लाया। ठीक है, हमने यहाँ सिर्फ डीएनए लिख दिया है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट होगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एफ और पी। तो डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में किसने लाया? तो डॉक्टर लालजी सिंह ने लाया। ठीक है, ये हम लोगों ने पूरे डीएनए के बारे में समझा कि डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने डीएनए के बारे में समझा। अब इसके आगे हम लोग आरएनए के बारे में समझते हैं। चलिए आइए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, आइए अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए क्या होता है? तो आरएनए को हम लोग राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कैसा होता है? तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एक फेरा वाला होता है। जैसे यहाँ पर हम आगे फिगर बना रहे हैं, यहाँ चमक रहा है क्या जी? इधर दिखेगा। ठीक, ये एक फेरा वाला क्या है? आरएनए कहलाता है, जिसमें रस्सी का एक फेरा, एक ही पैटर्न होगा, उसे क्या कहते हैं? आरएनए। और इसी में ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी पाया जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। एक फेरा होता है ये। ठीक है, आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन के निर्माण करने में सहायता करता है। ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इसके पहले हमने डीएनए में समझा था कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो लास्ट में हमने आप लोग को बताया था किससे मतलब है? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन से मतलब था। हमने आप लोग को लास्ट में बताया भी। तो इसमें समझते हैं कि सेम चीज पाया जाएगा, लेकिन एक चीज में चेंजिंग रहेगी। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं कि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थाइमिन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो थाइमिन लिखे हैं, चारों चीज हमने लिख दिया, लेकिन जो थाइमिन लिखे हैं, इस थाइमिन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थाइमिन के, इस थाइमिन के स्थान पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन रहेगा। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, आरएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, हमने क्या समझा कि थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। ठीक है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, और आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है,
अब समझते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, यानी कि एमआरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तीसरा होता है राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ठीक है। कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा राइबोसोम आरएनए, ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है ये समझते हैं। तो मैसेंजर आरएनए आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करके अपने पास सजा करके रखता है, ठीक है। इसके नीचे हम लोग सबको डिनोट करके लिखते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है? तो यह आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करके अपने पास सजा कर रखता है, ठीक है। क्या कह रहा है मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करके अपने पास रखता है, ठीक है। हम लोग के शरीर को 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 गो एमिनो एसिड हम लोग के शरीर में पहले ही से रहता है, ठीक है। और 10 गो एमिनो एसिड हम लोग को भोजन से प्राप्त करना होता है। तो भोजन से जो पहचान कर रखने का काम करता है यही मैसेंजर आरएनए करता है। भोजन में जो 10 गो एमिनो एसिड जो भोजन हम लोग करते हैं उससे 10 गो एमिनो एसिड मिलता है, और 10 गो पहले ही से हम लोग के शरीर में है। तो जो 10 गो पहचानने का, भोजन से जो पहचानने का काम करता है वो मैसेंजर आरएनए करता है। इसको पहचान करके अपने पास सजा करके रख लेता है, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? इस एमिनो एसिड को राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचाने का काम करता है। ट्रांसफर मतलब समझ रहे हैं ना? ये एमिनो एसिड को राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचाता है, राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचाता है। इसका काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए का एमिनो एसिड को राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचाने का काम है, ठीक है। और राइबोसोम आरएनए का काम क्या है? राइबोसोम आरएनए के बारे में समझते हैं। राइबोसोम आरएनए राइबोसोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसलिए यह किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने आरएनए के बारे में समझा, ठीक है। अब आइए एक चीज और आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कुछ चीजें आरएनए के बारे में, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि आरएनए से डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? यानी कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? आरएनए से डीएनए बनना, ठीक है। आरएनए से क्या बनना? डीएनए बनना। आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? तो आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और डीएनए से फिर से वापस डीएनए बन जाना रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये आज की वीडियो में हम लोगों ने आरएनए और डीएनए और गुणसूत्र के बारे में समझा। ठीक है, इसके आगे हम लोग कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में बने रहिए। अब आप लोग जितना हो सके वेब गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।